दोस्तों आज पेश है प्रेत आत्मा की वापसी। ये कब चित्र है दोस्तों। प्रोफेसर आशीष राय भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अमित व रजनी उसकी सिर्फ दो ही संतानें थी। आशीष राय अपने बच्चों को अपनी तरह महान बनाना चाहते थे, इसलिए आज वह अपने दोनों बच्चों को अमित व रजनी को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने के लिए दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। बेटा अमित, अमेरिका जाकर तुम खूब बन लगा कर पढ़ना और अपनी छोटी बहन रजनी का ध्यान रखना। पापा, मैं क्या बच्ची हूँ तो भैया मेरा ध्यान रखेंगे? डैडी, सचमुच आप रजनी को बच्ची मत समझिए। अमेरिका जाकर यह अपना तो क्या, उल्टा मेरा भी ध्यान रखेगी। हा हा हा। तभी स्पीकर में आवाज़ गूंजने लगी, कृपया यात्री ध्यान दें, एयर इंडिया का न्यूयॉर्क जाने वाला बोइंग विमान तैयार खड़ा है। सभी यात्रियों से प्रार्थना है कि वे सिक्योरिटी चेक के लिए प्रस्थान करें। तुम लोग प्लेन में का वक्त हो गया है, बच्चों जल्दी करो। ओके डैडी। अमित और रजनी प्रोफेसर के पांव छुए और विदा ली। अच्छा डैडी, अब हम लोग चलते हैं। हमें आशीर्वाद दें ताकि हम आपकी आशाओं के पूरा करके लौटे। जाओ मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हारा सफलता प्रदान करें। सिक्योरिटी से चेक से गुजरकर अन्य यात्रियों के साथ वह लोग एयरपोर्ट बस द्वारा रनवे की ओर प्रस्थान कर गए, जहां एयर इंडिया बोइंग विमान अमेरिका की उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। फिर सभी यात्री प्लेन में पहुंचे। प्लेन के द्वार बंद हो गया। प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा, धीरे धीरे ऊंचाई उड़कर आकाश की ऊंचाइयों छूने लगा। लगभग 1 घंटे बाद उड़ान के बाद, भैया इतनी ऊंचाई पर हमारे देश की धरती कितनी सुंदर दिखती है। यकीनन हमारा देश ही बहुत सुंदर है। याद है भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा। तभी अचानक विमान में तेज झटका लगा और विमान बुरी तरह डगमगा गया। विमान को लगने वाले झटके के कारण सभी यात्री घबरा उठे। हे भगवान, अब क्या होगा? उफ, यह कैसा झटका था। लेकिन विमान में लगने वाला यह झटका अकेला नहीं था, बल्कि उसके बाद रह रहकर विमान में निरंतर उसी प्रकार झटके लगे। भैया, यह प्लेन इस तरह झटके क्यों खा रहा है? लगता है प्लेन में ईंधन में कोई खराबी उत्पन्न हो गई है, उसी के कारण प्लेन ये झटके लग रहे हैं। तभी विमान में परिचालिका की आवाज़ गूंजने लगी, लेडीज एंड जेंट्स, हमें खेद है कि विमान के ईंधन में कुछ खराबी उत्पन्न हो गई है। हम लोग उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग घबराइए नहीं, फिलहाल हमारी मजबूरी है, हम लोग प्लेन को कहीं उतार भी नहीं सकते, इसलिए इस समय प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रहा है। आप सब लोग कृपया अपनी बेल्ट बांध लें। यह सुनते ही यात्री के बीच भय आतंक फैल गया। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना, हमें सही सलामत घर पहुंचा देना खुदा। तभी अमित, भैया अगर हम जल्दी विमान ठीक ना हुआ तो क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो रजनी, सब ठीक हो जाएगा। मत बोलो कि हमारे साथ डैडी का आशीर्वाद भी है, जो हम मुसीबत में हमारी रक्षा करेगा। विमान तभी विमान एक पहले से जोरदार झटका लगा और अचानक वह विमान सैकड़ों अभागे व्यक्तियों को अपने गर्भ में समेटे तेजी से नीचे समुद्र की ओर गिरने लगा। मौत को सामने देखकर यात्री के कंठ से चीखें निकल गई, अब हमारी मौत निश्चित है, बचाओ। लेकिन तभी विमान समुद्र की सतह से जा टकराया और एकाएक धमाके के साथ विमान के टुकड़े होकर पानी में बिखर गए और साथ ही समुद्र की विशाल छाती में चारों ओर विमान के अभागे यात्रियों की लाशें बिखर गई। किंतु चमत्कार ही कहा जाए, मौत ने अमित और रजनी के पास होकर भी नहीं गुजरी। वे दोनों इस भयंकर घटना में मरे नहीं, बल्कि बेहोश हो गए और अमित और रजनी बेहोश शरीर पानी में बहते हुए समुद्र के बीच स्थित एक टापू के किनारे आ लगे। कुछ देर पश्चात टापू के किनारे पड़े अमित ने धीरे धीरे होश आने लगा। ओह! अमित दोनों हाथों अपने सिर पर पकड़कर बैठ गया और जैसे ही उसकी दृष्टि सामने समुद्र में पड़ी, उसके कंठ से विदायक चीख निकल गई। समुद्र के सभी में अभी तक कोई यात्रियों की लाशें तैर रही थी। अचानक अमित रजनी का ध्यान आया। वह घबरा कर इधर देखने लगा। ये भगवान, पता नहीं रजनी का क्या हुआ होगा। तभी उसे किनारे पर बेहोश पड़ी रजनी दिखाई दी। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसकी नब्ज देखकर उसे लगा तो उसके होठों पर संतोष भरी सांस निकल गई। ओह शुक्र है भगवान का, मेरी गुड़िया जैसी बहन अभी जीवित है।
फिर रजनी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे उसे बेहोश होश में लाने की कोशिश करने लगा। रजनी होश में आओ। कुछ ही क्षणों बाद रजनी धीरे धीरे होश में आने लगी। मैं कहाँ हूँ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहन को होश आ गया। जैसे ही उसकी दृष्टि अपने पास पड़ी अमित की ओर झटके से उठकर बैठ गई। अरे अमित भैया, हमारा प्लेन क्रैश हो गया, हम जीवित कैसे बच गए? हाँ, शायद इस प्लेन दुर्घटना में सारे यात्री मारे गए हैं। हम तो बेहोश अवस्था में पानी में बहते हुए यहाँ किनारे आ पहुँचे। शायद पिताजी के आशीर्वाद का फल है, हम दोनों इतनी भयानक दुर्घटना में जीवित बच गए। भैया, हम इस समय कहाँ हैं और यह जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है समुद्र के बीच में किसी टापू पर है। परंतु यहाँ से कुछ दूर तक समुद्र के पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम अपने देश वापस कैसे जाएंगे? घबराओ क्यों पागल, हम जिंदा हैं। भगवान ने हमें जिंदा रखा है तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अमित भैया, हम कहाँ जाएंगे? यह टापू दूर दूर तक वीरान नजर आ रहा है, आओ चलकर देखते हैं, हो सकता है इस टापू पर कोई बस्ती इत्यादि हो। वो अपना समूचा साहस व शक्ति बटोर कर रजनी व अमित एक दिशा में चल पड़े। उन्हें नहीं मालूम था कि वे जहाँ जा रहे हैं उनकी मंजिल कहाँ थी और उनका सामना किन किन खतरों से हो सकता था। कुछ देर चलने के बाद रजनी ने खुद को घने जंगल में पाया। भैया, हम लोग घने जंगल में पहुंच गए हैं, चिंता मत करो रजनी, थोड़ी दूर चलने पर शायद आगे कोई बस्ती वगैरह मिल जाए। अगर वे दोनों किंतु दोनों अभी कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी रजनी ने एक अजगर ने आक्रमण कर दिया। बचाओ भैया! रजनी की चीख सुनकर अमित घूमकर उसकी ओर देखा, होश उड़ गए। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचकर अमित ने फुर्ती से अपनी जेब में चला गया। उसकी हाथ बाहर आया तो एक फल काटने वाला चाकू चमक रहा था। अमित आगे बढ़ा और चाकू का एक भयंकर वार अजगर की पूंछ पे किया। वार होती ही है रजनी अजगर के शरीर का जकड़ ढीली हो गई और रजनी फुर्ती से उसकी पकड़ से बाहर निकल गई। फिर अगले ही पल अमित दूसरा वार कर पाता अजगर ने अपनी घायल पूंछ का वार कर दिया और फिर इससे पहले अमित संभल कर खड़ा होता पाता पलक झपकते ही अजगर ने उसके शरीर के चारों ओर लपेट लिया। ये भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना। अमित का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने मौत ना छूटी, किंतु उसने अमित ने हिम्मत नहीं बटोरी और चाकू वाला हाथ अजगर के बंधन से आज़ाद किया और चाकू एक भरपूर वार गर्दन पर कर दिया। गर्दन पर वार होती अजगर की पकड़ ढीली हो गई और अमित उसकी पकड़ से बाहर निकल गया। अमित का शरीर जमीन पर गिरकर कुछ क्षण अजगर का शरीर कुछ देर जमीन पर पड़कर क्षण तड़पड़ा फिर शांत हो गया। अजगर के मरते ही रजनी दौड़कर अमित से लिपट गई। भैया, तुम ठीक हो ना? घबरा मत पगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जंगल में तो वैसे भी जानवरों का सामना होता ही रहता है। दोनों आगे बढ़े और कुछ दूर चलने पर एक जगह ठिनक कर रुक गई। भैया, आगे जाना बेकार है, मुझे लगता है इस वीरान टापू पर कोई नहीं रहता। शायद तुम ठीक कह रही हो रजनी, अब हम भूख लगी है, तुम यहीं बैठो, मैं फलों से फल तोड़ कर लाता हूँ। जल्दी अमित एक पेड़ से फल तोड़ लाया। लो रजनी, फल को खाओ, अब जंगल हमें फल खाकर ही गुजरना होगा। कुछ देर बाद, भैया अब रात होने वाली है और इस जंगल में भयानक जंगली जानवर से भरा है, हम रात को सोएंगे कहाँ? आज रात हम तो पेड़ पर ही गुजारनी होगी, तुम सो जाना, मैं रात भर जाकर पहरा दूंगा। फिर दोनों पेड़ पर चढ़ गए और अमित वहीं पेड़ पर जाकर बैठकर हिफाजत करने लगा। रात भर उन्हें कई कठिनाई नहीं हुई। सुबह उठकर दोनों पेड़ से उतरे, फिर आगे बढ़ गए। काफ़ी दूर चलने बाद भैया हम रास्ता भटक कर आगे आ चुके हैं। मुझे लगता है अब हम अपने घर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, जंगल में भटकते भटकते मर जाएंगे। तुम ठीक कहती हो रजनी, किंतु अब आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है।
हिम्मत से काम लो रजनी, अगर ईश्वर ने चाहा तो हम यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या आज रात हम किसी पेड़ पर गुजारनी होगी? तुम चिंता मत करो रजनी, मैं कोशिश करूँगा रात होने से पहले कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लें। मेरी भी एक राय है भैया, क्यों न हम वापस समुद्र पर लौट चलें, कम से कम वहाँ किसी जंगली जानवर का खतरा तो नहीं होगा। अब हमारे लिए वापस लौटना मुश्किल है रजनी, वैसे भी समुद्र के किनारे जाकर करेंगे क्या, क्योंकि वहाँ भी हमें निकलने का कोई साधन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से रात गुजारने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढो। फिर शाम होने पर अमित और रजनी एक जगह पहुंचे जहां जंगल के बीच में छोटी सी पहाड़ी के नीचे एक मैदान था। मैदान में 5 व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। उस जंगल में व्यक्तियों को देखकर अमित व रजनी बुरी तरह चौंकी, छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। बास, इस टापू पर आए कई दिन बीत चुके हैं, कबीले तक पहुंचने में हमें कितने दिन लगेंगे? नक्शे के अनुसार उस कबीले में पहुंचने में हमें कम से कम 2 दिन और लगने चाहिए। मैंने सुना है उस कबीले के लोग भी विदेशी को भूमि पर देखना पसंद नहीं करते। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है माइकल, वह कबीलेवासी बहुत असभ्य और खतरनाक है। अगर ऐसी बात है तो फिर उस कबीले में कदम कैसे रख पाएंगे? अगर वह आदिवासी आदमखोर हुए तो हम सबको मार कर खा जाएंगे। तुम चिंता मत करो पीटर, इस वक्त आने पर कबीले वालों के बचने की कोई न कोई तरकीब निकाल ली जाएगी। लेकिन बात फर्ज करो वक्त आने पर कोई भी तरकीब काम न करी तो फिर क्या होगा? अपने चौथे साथी की बात सुनकर डोगा भयानक ठहाका लगाया। नंबर 1 तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो कबीले वाले हमारे आधुनिक हथियारों के आगे कर भी क्या पाएंगे? हम लोगों के पास इतनी अधिक हथगोले और गोलियां मौजूद है कि हम चाहें तो कुछ भी ही देर में पूरे कबीले को कब्रिस्तान में बदल सकते हैं। फिर उनके देवता के खजाने की तलाश करने उन्हें समुद्र के किनारे पहाड़ियों के बीच छिपी और मोटर लॉन्च द्वारा यहाँ से निकल जाना हम लोगों के लिए क्या मुश्किल होगा? उन लोगों की बातचीत सुनकर रजनी और अमित सन्नाटे में रह गई। फिर कुछ सोचकर अमित से फुसफुसाते हुए रजनी से बोला, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली रजनी, ये लोग अपनी योजनानुसार कबीले वालों का खजाना लूट कर यहाँ से भागेंगे। हम इनका पीछा करते हैं और इनकी मोटर बोट तक पहुँच जाएंगे और इन्हीं मोटर बोट में छिपकर वापस सभ्य संसार में पहुँच जाएंगे। कैसी बातें करते हो भैया, इन लोगों की बातचीत से ही पता तो लग रहा है ये लोग कितने खतरनाक है। इन्होंने अपनी मोटर बोट लॉन्च में छिपे देख लिया तो हम लोग को किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने देश वापस पहुंचने के लिए हमें इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा रजनी। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम डोगा और उसके साथियों के बीच अभी विशेष बात चल रही थी। बस जिस खजाने को लूटने के लिए हम लोग इतना रिस्क उठाकर इतनी दूर आए हैं, आपके अंदाजे से उस खजाने की कीमत क्या होगी? जिस हिसाब से मैंने उस खजाने के बारे में पढ़ा है उसके अनुसार खजाने की कीमत अंदाज़ा लगाना लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी संक्षेप में इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर कोई उस खजाने को प्राप्त कर ले तो श्रीलंका जैसे किसी छोटे देश को अवश्य खरीद सकता है। फिर अमित व रजनी उन लोगों की बातचीत सुन रहे थे, तभी उसके पीछे से किसी भूत की तरह से 2 व्यक्ति प्रविष्ट हुए। उन्हें उन दोनों की पीठों पर गन सटा दी। खबरदार कोई हिलने की कोशिश न करे, गोलियों से भून दिए जाओगे। अमित व रजनी संसद से रह गई। क्या मालूम था कि वहाँ डोगा और उसके साथियों की मौजूद होंगी। उन्होंने हाथ उठाकर घूम जाने का आदेश दिया। दोनों हाथ उठाकर उनकी तरफ घूमे। तुम दोनों कौन और यहाँ छिपकर क्या सुन रहे थे? इस बदमाशी की स्थिति में पल में रजनी अमित बुरी तरह घबरा कर रख दिया, परंतु दूसरे ही पल अमित ने समय को संभाला। आप लोग हमें गलत मत समझिए, दरअसल हम दोनों भाई बहन विमान द्वारा अमेरिका जा रहे थे, लेकिन रास्ते में विमान में खराबी उत्पन्न हो गई और हमारा विमान समुद्र में गिर के क्रैश हो गया।
विमान में सवार यात्री मारे गए, केवल हम दो भाई बहन जिंदा बचे हैं। रास्ता भटक कर यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, चुपचाप हमारे साथ चलो और कोई चालाकी मत करना। फिर दोनों अमित और रजनी को अपनी गनों के नोक पर कवर किए हुए गुफा के बाहर बैठे बास डोवा के पास पहुंचे। अरे विलियम, मैक, तुम दोनों मोटर बोट में खाने का सामान लेने गए थे, फिर ये दोनों को कहाँ से पकड़ लाए? कौन है ये दोनों? बास, इनका कहना है कि ये विमान द्वारा अमेरिका जा रहे थे। रास्ते में इस टापू पर इनका विमान क्रैश हो गया। यह रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। दोनों पेड़ के पीछे छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे, इसलिए पकड़ लिया। वेरी गुड। इन दोनों को यहाँ लाकर मेरी एक बड़ी मुसीबत आसान कर दी। मैं आपका मतलब नहीं समझा बास। अब मैं तुम्हें कबीले वालों के देवता पर बलि चढ़ाने के लिए दोनों को भेंट दूंगा, जिससे कबीले का सरदार खुश होकर हमें कबीले में रहने की इजाज़त देगा। और ले जाओ, इन्हें बांध दो। गुफा में उन दोनों को डोवा की आज्ञा का पालन करते हुए अमित और रजनी को रस्सियों में जकड़कर पहाड़ी बनी गुफा में डाल दिया। अब क्या होगा भैया? ये लोग हमें कबीले में ले जाकर बलि चढ़ाने के लिए कबीले वालों को सौंप देंगे। निराश मत हो। निराश होने से क्या होगा रजनी? जो भगवान मालिक है वही हमें जालिमों के चंगुल से बचा सकता है। हम दोनों किसी तरह यहाँ से भाग नहीं सकते भैया। यहाँ से भागने का केवल एक ही रास्ता है, वह किसी तरह हमारे बंधन खुल जाए और इन लोगों के हमारे हाथ इतनी कसकर बांधे हैं, इन्हें खोलना आसान नहीं। तभी वे दोनों नई मुसीबत से निकलने का रास्ता सोच ही रहे थे। अचानक शीशे जैसा एक पारदर्शी परछाई प्रकट होकर चलती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे यह क्या? उस परछाई को देखकर अमित और रजनी बुरी तरह चकरा गई, किंतु जैसे ही अमित ने परछाई के चेहरे को गौर से किया, चौंक कर रह गया। अरे यह परछाई की शक्ल तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है रजनी। हाँ भैया, किंतु यह परछाई तो शीशे की तरह पारदर्शी है। मुझे इसके पीछे वाली दीवार बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। लेकिन यह कौन है और यहाँ क्यों आई? यह सब तो तुम खुद भी पूछ लो। तभी परछाई के ओठ हिले। गुफा में शांत वातावरण में गंभीर और गुंजीला स्वर गूंजा। स्वर सुनकर लोगों ऐसा लगा जैसे कोई गहरी गाठी से बोल रहा हो। मुझे देखकर आश्चर्यचकित न हो। अमित और बिजली के होठों में एक कोई बोल नहीं फूटा। वह परछाई को लेकर उन दोनों के मस्तिष्कों में अनेक प्रश्न उभर रहे थे। फिर रजनी अपना समूचा साहस बटोर कर बोली, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन इस जन्म नहीं बल्कि पिछले जन्म की। पिछले जन्म में तुम मेरी बेटी थी, यहाँ कबीले की रानी थी। यह क्या कह रही हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटी, क्योंकि आत्माएं कभी झूठ नहीं बोला करती। यहाँ बरसों पहले की बात है। यहाँ की रानी होने के नाते तुम यह चाहती थी कि तुम्हारे कबीले का संबंध सभ्य संसार से जुड़ जाए, ताकि तुम कबीले में जंगली और असभ्य लोग तरक्की कर सके। लेकिन कबीले के दुष्ट ओझा मारूंडा यह नहीं चाहता था कबीले का संबंध सभ्य संसार से हो, क्योंकि वह जानता था अगर ऐसा हो गया तो फिर यहाँ उसके जादू टोने का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए उसने एक दिन मौका पाकर तुम्हें मार डाला, और इसी कारण मरने के बाद मैं आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। और हाँ, वह ओझा ने भी तुम्हारी तरह दूसरा जन्म ले लिया, और इस बार वह यहाँ कबीले का सरदार है। और इस जन्म में तुम्हारी किस्मत में यह लिखा है कि तुम उसे मार कर न सिर्फ अपने पिछले जन्म का बदला चुकाओगी, बल्कि फिर से यहाँ की सलानी बनोगी। तभी मेरी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। देखो, संयोग से तुम इस काम की पूर्ति के लिए दोबारा इस धरती पर ला पटका है। लेकिन इस स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते।
आप देख रही हैं हम किस तरह मजबूर हैं। तुम चिंता न करो, उसे मरने मारने में उसे मारने में मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी। देवता भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर ऐसी बात है तो हमारे बंधन खोलिए। मैं ऐसा करने में विवश हूँ, क्योंकि मेरी सिर्फ एक अशरीर आत्मा हूँ, इसका कोई शरीर नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे बंधन नहीं खोल सकती। तभी बाहर से किसी की आवाज़ सुनी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों की रक्षा करें। देवता तुम दोनों की रक्षा करें, समय समय पर तुमसे मिलती रहूंगी। इतना कहते हुए परछाई अमित व रजनी की आश्चर्यचकित छोड़कर वहां से गायब हो गई। परछाई के गायब हो जाने के कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। रजनी बोली, भैया इसका मतलब तो यह हुआ कि यह सब हमारी किस्मत में पहले ही लिखा था। प्लेन क्रैश हो और हम इस टापू पर पहुंचे, फिर बदमाशों की कैद में फंस जाएं। तुम ठीक कहती हो, शायद यह सब हमारी किस्मत का खेल है। सुबह होने पर दो व्यक्ति गुफा में उनके पास आए और पैरों के बंधन खोल दिए। चलो, बॉस ने तुम्हें बाहर बुलाया है। वे दोनों रजनी और अमित को लेकर गुफा के बाहर आ गए। तभी सभी लोग चलने के लिए तैयार थे। पीटर, इन दोनों को ले जाकर घोड़े पर बैठा दो। यस बॉस। फिर दोनों को घोड़े पर बैठाने पर डोगा और उसके आदमी अपने अपने घेरे में लेकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ते रहे। फिर शाम होने से पहले वे लोग एक घाटी में पहुंच गए। साथियों, नक्शे के अनुसार हम कबीले की सीमा के करीब हैं। आज रात हम यहीं इसी घाटी में रुकेंगे। तभी चारों ओर से कई तीर आकर उनके आसपास गड़े। बास, लगता है कबीले के सैनिकों ने हमें देख लिया। तुम ठीक कह रहे हो पीटर। बास, कहें तो उन पर फायरिंग कर दें। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। योजना के अनुसार उनके सामने समर्पण करना होगा। उनसे दोस्ती करके हमें उनसे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। तभी झाड़ियों में छिपे बाहर निकलकर आदिवासियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कौन हो तुम लोग? हमारे कबीले की तरफ क्यों बढ़ रहे थे? हम लोग शिकारी हैं। तुम्हारे कबीले तुम्हारे सरदार के लिए उपहार भेंट करना चाहते हैं। क्या उपहार भेंट करना चाहते हो तुम हमारे सरदार को? हम उधर घोड़े पर जो लड़का लड़की बैठे हैं उन्हें तुम्हारे सरदार को भेंट करेंगे, ताकि तुम्हारा सरदार चंद्रमा की रात इसकी बलि देवता पर चढ़ाकर देवता को खुश कर सके। ठीक है, हम तुम लोगों को सरदार के पास ले चलते हैं। ध्यान से सुनो, तुम लोग ने हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। बेफिक्र रहो, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आदिवासियों ने लेकर घेर कर कबीले की ओर चल पड़े। 4 घंटे में जंगली कबीले में पहुंचकर मैदान में एक ऊंचे सिंहासन पर उनका सरदार बैठा था। आओ जगूरा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और तुम्हारे साथ ये विदेशी कौन है? सरदार, यह लोग शिकारी हैं और आपको एक उपहार भेंट करना चाहते हैं। क्या उपहार भेंट करना चाहते हो तुम हमें? सरदार, देवता की बलि चढ़ाने के लिए यह लड़का लड़की आपको भेंट करना चाहते हैं। हम तुम लोगों से खुश हुए, तुम्हारी भेंट स्वीकार करते हैं। आज तुम लोग हमारे दोस्त हो। पूर्णिमा की रात तुम हमारे कबीले में मेहमान बनकर रहोगे। पूर्णिमा की रात देवता को इसकी बलि चढ़ाने के बाद तुम बहुत सारी दौलत देकर यहाँ से विदा करेंगे। धन्यवाद सरदार। जगूराम, मेहमान को ठहरने का प्रबंध करो। इन दोनों को ले जाकर कैद खाने में डाल दो। जो गया सरदार। सैनिक ने अमित और रजनी को ले जाकर कैद खाने में डाल दिया। भैया अब क्या होगा? सरदार ने हमें कैद खाने में डाल दिया। भगवान पर भरोसा रखो रजनी, वह सब ठीक करेगा। उधर सरदार के झोपड़े में सरदार उसका विश्वसनीय साथी टोला आपस में बात कर रहे थे। यह आप क्या कह रहे हैं सरदार? उन लोगों दोनों की बलि चढ़ाने के बाद क्या आप उन विदेशियों को यहाँ से जाने देंगे? आपने यह सोचा कि वे लोग यहाँ से चले गए तो सभ्य संसार के लोग को हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। तुम चिंता न करो टोला, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ इन दोनों को इतनी आसानी से जाने दूंगा। सुनो, उन दोनों छोकरों छोकरी
के साथ इन सब की भी बलि चढ़ा देंगे, अपना उनका मांस अपने कबीले में बांट देंगे। दूसरी तरफ कैद खाने में अमित व रजनी उदास बैठे थे। तभी वहां परछाई प्रकट हुई। बच्चों, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? आप आ गई हैं? हाँ, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। अब आप हमारी क्या सहायता करेंगी? 2 दिन बाद हमें सरदार हमारी बलि चढ़ाने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी अभी उन बदमाशों ने योजना मालूम करके आई हूँ। वे लोग ओझा के खजाने का पता मालूम करने जा रहे हैं और ओझा उस के खजाने का पता जानने के बाद ओझा की जान से मार देंगे। अगर तुम ओझा को बचा लो तो वह बलि वाले दिन तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि इस कबीले के लोग एक खास बात होती है, जो उसकी जान बचाता है उसके लिए अपनी जान तक दे सकता है। लेकिन हम उसे कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ कैद हैं। इसकी तुम चिंता मत करो। दरअसल इस कैद खाने में बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता है। गुप्त रास्ता? यह आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। यह कैद खाना बाईं तरफ एक काला पत्थर लगा है, जिसे दबाते ही वह रास्ता अपने आप खुल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही वह परछाई वहाँ से गायब हो गई। परछाई के गायब होने के बाद वे दोनों फुर्ती से उठकर कैद खाने की बाईं दीवार के पास पहुंचे। दीवार में लगा काला पत्थर ढूंढकर दबा दिया। घर घर की आवाज़ के साथ ही फर्श अपनी जगह से हट गया और उनके बीच नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। जल्दी चलो, नीचे उतर कर रजनी, हमारे पास समय बहुत कम है। उधर ओझा की झोपड़ी में अपनी भयानक योजना के अनुसार डोगा उसके साथी ओझा को कब्जे में कर लिया। बताओ, तुम्हारे देवता का खजाना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम खजाना कहाँ है। झूठ बोल रहा है, तुम जानते हो, सब मालूम है। तुम सीधी तरह बता दो खजाना कहाँ है, वरना तुम्हें जिस्म की बोटी बोटी कर दूंगा। भले ही तुम अपनी मुझे जान से क्यों ना मार दो, खजाने के बारे में नहीं बताऊंगा। ओझा, तू अपनी ओझा, क्या तेरी लाश भी हमें खजाने का पता बताएगी? नहीं नहीं। तभी अमित व रजनी गुप्त रास्ते से निकलकर वहां पहुंचे। उस झोपड़ी के बाहर एक खिड़की के पास छुपकर अंदर का दृश्य देखने लगे। भैया, जल्दी कुछ करो, वरना वह लोग वास्तव में ओझा को मार देंगे। ठहरो, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर कुछ सोचकर अमित के पास जमीन में पड़ा एक पत्थर उठाया और अंदर जलती मसाल पर दे मारा। पत्थर मसाल पर लगते ही मसाल नीचे गिरकर बुझ गई और झोपड़ी में अंधेरा हो गया। अरे, यह अंधेरा कैसे हो गया? तभी अमित और रजनी के कान में कुछ कहा और अगले पल हा हा हुआ। विलियम, लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। कबीले वालों ने हमें देख लिया, हम सब मारे जाएंगे। जल्दी यहाँ से भागो। यस बॉस। उसके वहाँ से जाते ही अमित और रजनी अमित ओझा को बंधन खोल दिए और रजनी ने पुनः मसाल जला दी। अगर तुम लोग सही समय पर न आते तो वह लोग मुझे जान से मार डालते। तुम दोनों यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। मगर तुम दोनों कौन हो? हमें सरदार की कैद कर रखा था, 2 दिन बाद हमें बलि देना चाहता है, लेकिन तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? यह एक राज की बात है जो अभी आपको नहीं बता सकते। तभी वहाँ परछाई प्रकट हुई। राजमाता आप? हाँ ओझा, इस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें इसके चेहरे में अपनी भूतपूर्व रानी की तस्वीर दिखाई नहीं देती? यदि तुम तांत्रिक गणना करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा यह पिछले जन्म में तुम्हारी महारानी थी और यह दूसरा जन्म देकर तुम्हारे सरदार जंकारू से पिछले जन्म का बदला चुकाने वापस आई है। इसलिए जंकारू को मारने में इसकी मदद करनी होगी। महारानी, मैं खुद उस दुष्ट अत्याचारी सरदार से दुखी हूँ। मैं वर्षों से यही चाहता हूँ कि उसके जुल्मों का अंत करने आए। अब हमारी रानी लौट आई है तो उसकी सहायता जरूर करूँगा। शाबाश ओझा, देवता तुम्हारी मदद करे। ओझा, जकारू को मारने के बाद रजनी को कबीले की रानी बनवा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है और वह खजाना भी अब इसे सौंप देना, क्योंकि इस खजाने पर इसी का हक है। कहने इतना कहती ही परछाई वहाँ से गायब हो गई। परछाई के गायब हो जाने पर ओझा रजनी अमित से बोला, आप दोनों चिंता न करें, बलि वाले दिन मैं बलि
के वक्त चुपचाप आप लोगों के हाथ खोल दूंगा। आप स्वतंत्र हो जाएंगे और यहाँ कुछ वफादार साथी हैं जो आपके लिए अपनी जान लड़ा देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। दिन निकलने से पहले वापस उस कैद खाने में पहुंच जाएंगे। जाइए, देवता आप लोगों की मदद करे। विदा। फिर रजनी और अमित वापस उसी कैद खाने में लौट गए। अगले 2 रोज कुछ नहीं हुआ। ओझा भी अपने पर हमले के बारे में किसी को नहीं बताया, परंतु वह चुपचाप सरदार के विरुद्ध अपने वफादार आदमियों को तैयार करता रहा। उधर डोगा वह आदमी खजाना हथियाने की नई योजना बना रहे थे जो अभी पूरी नहीं हुई। कबीले में बलि का दिन आ गया। अमित व रजनी को एक विशाल मैदान में खंभे से बांध दिया गया। उसकी बलि की तैयारी शुरू होने लगी, परंतु ठीक वक्त पर वोगा ने वादे मुताबिक दोनों के बंधन मुक्त कर दिए। रजनी का हाथ थाम कर स्टेज पर चढ़ गया। सरदार और डोगा कुछ नहीं समझे पाए। दूसरी ओर ओझा चीख कर कह रहा था, कबीले वासियों, पिछले जन्म में हमारी रानी थी जो दूसरा जन्म लेकर वापस आई है। सरदार इसकी बलि देना चाहता है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओझा की बात सुनकर सरदार चीखा, कमीने गद्दार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों को खत्म कर दो इसे। सरदार का आदेश पाते ही सैनिक आगे बढ़े और सैनिकों तथा ओझा का समर्थन में आदिवासी बीच में युद्ध हो गया। मर गया। खचा। सरदार ने कुछ ही दूरी पर खड़े अमित पर छलांग लगा दी और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। कमीने, अब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक रजनी के पास परछाई प्रकट हुई। बेटी, समय आ गया है, तुम जकारू को मारकर अपने भाई की जान बचाओ। कुछ देर के लिए तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। तुम्हें उस पापी का विनाश करने के लिए नई शक्ति मिलेगी। फिर वह परछाई आगे बढ़कर रजनी के शरीर में समा गई। सहसा रजनी को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। उसने पास खड़े एक सैनिक से भाला छीना और जंप लगाकर पास खड़े घोड़े पर सवार हो गई। ठहर जा जकारू, तेरी मौत आ रही है। रजनी ने जकारू की ओर घोड़ा दौड़ाया और तेजी से दौड़ा दिया। जकारू पास पहुंचा। संभलने का जरा भी अवसर दिए बिना भाला उसकी छाती पे घोंप दिया और जकारू मरते ही प्रेत आत्मा रजनी के जिस्म से निकल गई। रजनी घोड़े से उतरकर अमित के पास पहुंची। तुम ठीक हो ना भैया? रजनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें कबीले वालों की सहायता करनी चाहिए। रजनी व अमित जाते ही दौड़कर जकारू के पास पहुंचा। जकारू, तुम मरने से पहले हमें खजाने का पता बता दो, मैं वादा करता हूँ सब तुम्हारी मौत का बदला लूँगा। खजाना दक्षिण दिशा में गुफा में है। मैदान में सरदार का समर्थकों और ओझा के समर्थकों के बीच भयानक जंग जारी थी। इसका फायदा उठाकर डोगा उसके साथी चुपचाप खिसक गए और तेजी से दक्षिण दिशा में बनी गुफा में पहुंचे। जहां उपस्थित मूल्यवान खजाना देखकर डोगा और उसके साथी खुशी से उछल पड़े। सब मेरा है, इस खजाने का मालिक मैं हूँ। नहीं, हम सब हैं, मेरा है। फिर खजाने के लालच में पता नहीं सब लोगों का स्वार्थ का भूत सवार हुआ और वे आपस में लड़ने लगी। हाय, मर गया। तभी डोगा के अधरों पर मुस्कान नाच उठी। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और अपने साथियों पर फायर करने लगा। मर गया। हाँ, अब सारा सोना, सारा खजाना अब मेरा। पूरी दुनिया मुझसे अमीर आदमी कोई नहीं होगा। किंतु डोगा को क्या मालूम था कि उसके सिर पर मौत पहुंच चुकी है, क्योंकि खजाने की रक्षा करता हुआ नाग डोगा को डस लिया। नाग के काटने पर डोगा जमीन में गिरकर तड़पने लगा और शांत हो गया। तभी गुफा में अमित, रजनी, ओझा अब कबीलेवासी आ पहुंचे। वहां का दृश्य देखते ही स्तंभ रह गए। रानी जी, इन सब को तो इनके किए की सजा मिल चुकी, अब यह खजाना आपका है। नहीं ओझा, यह खजाना मेरा नहीं बल्कि कबीले वासियों का है और मैं चाहती हूँ कि आप इसका उपयोग कबीले के विकास के लिए करें। जो आज्ञा रानी जी। अगले दिन रानी कबीले
की रानी की हैसियत से आम सभा बुलाई। आज के बाद आप लोग स्वतंत्र हैं और आप लोग अपनी रानी मानते हैं और मेरा हुक्म मानते हैं को तैयार हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभ्य संसार से संबंध जोड़ें और तरक्की करें, आपकी आने वाली पीढ़ी सभ्यता की रोशनी में जन्म ले सके। हमारी रानी जिंदाबाद। अगली सुबह रजनी और अमित भारत लौटने के लिए तैयार थे। ओझा, अच्छा ओझा जी, अब हमें अनुमति दें, आपकी मर्जी, हम आपके जाने का इंतजाम कर देते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है ओझा, बस आप लोग जंगल से बाहर समुद्र किनारे पहुंचा दें। वहां पहाड़ियों की में छिपी बदमाशों की मोटर लॉन्च हमें वापस देश ले जाएंगे। फिर ओझा सहित कबीलेवासी अमित और रजनी को विदा करके समुद्र के किनारे आए। वो देखो राजमाता की आत्मा हमें विदा करने आई है। हाँ रजनी, मैं देख रहा हूँ। जाओ मेरे बच्चों, ईश्वर तुम्हें हमेशा सफलता प्रदान करे। इसी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर अपने लोक में वापस जा रही हूँ। कुछ क्षणों बाद रजनी और अमित मोटर लॉन्च में बैठे और देश की ओर चल दिए। समाप्त दोस्तों।